हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ पार्ट 3 पशुओं में होने वाली पॉइजनिंग और उसका एंटीडोट क्या होता है और उसके साथ साथ उसको जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट देनी होती है वो किस पॉइजनिंग में किस तरह से उसका एंटीडोट पर्टिकुलर क्या होता है और उसका जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट हमें क्या करना होता है। तो इसका तीसरा पार्ट लेकर आज मैं आपके सामने आया हूँ। तो आज हम दो पॉइजनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। एक पहली है यूरिया पॉइजनिंग और दूसरी है लीड पॉइजनिंग। तो दोनों में क्या साइन और सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, उसका हमें कैसे इलाज करना है, उसका पर्टिकुलर एंटीडोट क्या है, उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या देनी है, इन सब के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम जो पॉइजनिंग हुई है, चाहे वो यूरिया पॉइजनिंग हो, लीड पॉइजनिंग हो, तो उसको कैसे डायग्नोज करेंगे, उसकी कैसे पहचान करेंगे कि इसमें इस तरह की पॉइजनिंग हुई है। तो इसी के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूरिया पॉइजनिंग की। तो यूरिया पॉइजनिंग के पशुओं में सोर्सेस क्या होते हैं, यानी कि यूरिया पॉइजनिंग पशु में कब होती है। तो जब कोई पशु अचानक से भारी मात्रा में यूरिया जो फर्टिलाइज़र होता है उसको खा लेता है, या फिर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में पशु को यूरिया खिला देते हैं एज ए प्रोटीन सप्लीमेंट। प्रोटीन सप्लीमेंट के लिए भी हम पशु को यूरिया देते हैं, तो उसकी मात्रा अगर हम ज़्यादा दे देते हैं तो उसकी वजह से भी पशु में यूरिया पॉइजनिंग होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पशु जब यूरिया खाता है या फिर गलती से उसको ज़्यादा मात्रा में खिला दिया जाता है, तो 10 मिनट के अंदर ही उसके जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, उसके जो लक्षण होते हैं, वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि यूरिया कितनी मात्रा में होना चाहिए जबकि उसके टॉक्सिसिटी के हमें जो सिम्टम्स है वो नज़र आएंगे। तो वो रूमेन में कितनी मात्रा में होना चाहिए, पशु के जो सीरम कॉन्सेंट्रेशन है उसका कितना होना चाहिए, तब हमें उसके टॉक्सिसिटी के लक्षण दिखाई देंगे। तो जब पशु का जो रूमेन इंजेस्टा होता है उसमें अमोनिया का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो जब 1000 मिलीग्राम पर लीटर होता है, और जो सीरम कॉन्सेंट्रेशन लेवल होता है, तो सीरम में अमोनिया नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो जब 10 मिलीग्राम पर लीटर होता है, और जब ब्लड अमोनिया नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 0.7 से लेकर 0.8 मिलीग्राम पर डीएल होता है, तब हमें पशुओं में उसके टॉक्सिसिटी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो जब पशु यूरिया खा लेता है तो 10 मिनट के आसपास ही उसमें लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं, और कई बार तो कुछ मिनटों में ही पशुओं की मौत हो जाती है। लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो 4 घंटे के अंदर पशु की मौत तय होती है। तो इसके लिए हमें जितनी जल्दी हो सके उतने, जब उसमें पहला सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है तो तुरंत हमें उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि यूरिया पॉइजनिंग में हमें पशुओं में क्या-क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो यूरिया पॉइजनिंग में पशु में सीवियर ब्लॉट होगा, यानी कि जिसे हम आफरा कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पशु में आफरा होगा। उसका स्टैगरिंग गेट होगा, मतलब वो लड़खड़ा कर चलने लगेगा और बहुत वायलेंटली स्ट्रगल करेगा, मतलब कि पशु एग्रेसिव हो जाएगा और ज़मीन पे गिर जाएगा। जो पीछे के पैर है वो एब्डोमेन की तरफ किक करने लगेगा, बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगेगा क्योंकि उसमें एब्डोमिनल पेन भी होता है। और उसके नॉस्ट्रिल्स और माउथ जो होता है, यानी कि जो उसके नॉस्ट्रिल्स होते हैं और मुंह होता है, वहाँ पर
फ्रोद आ जाएगा, यानी कि झाग बन जाएगा, पशु में सलाइवेशन होगा, सीवियर कोलिक होगा और मसल ट्रिमर्स भी होंगे। और ख़ास इसकी पहचान हम कर सकते हैं कि पशु की जो ब्रीदिंग होती है तो उसकी स्मेल जो है वो अमोनिकल ऑर्डर होता है, उसको टिपिकल अमोनिकल ऑर्डर होता है, तो उससे हम उसकी पहचान कर सकते हैं कि ये यूरिया पॉइजनिंग का केस है। तो हमें उसका तुरंत ही ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि पशु ट्रीटमेंट को अगर हम ट्रीटमेंट करने में देरी करते हैं तो पशु की मौत हो जाती है। तो ऐसे समय में पशु की एक तो रूमेनाटॉमी करके उसका रूमेन को इवैक्यूएट करना होता है या फिर स्टमक ट्यूब डालकर उसका रूमेन इवैक्यूएट करना होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम बहुत जल्दी तुरंत ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो वहाँ पर हमें देना होता है एंटीडोट के तौर पर जो एसिटिक एसिड होता है या फिर जो 5% विनेगर आता है, तो उसको बड़े पशुओं में हमें कम से कम 3 लीटर देना होता है। अगर उस कंडीशन में पशु पीने की हालत में तो नहीं होता है तो हम उसको डायरेक्ट इंट्रारूमिनली छोड़ सकते हैं। और अगर हम स्टमक ट्यूब के द्वारा उसको अगर पिला सकते हैं तो उसको पिलाना चाहिए, या फिर पशु पीने की हालत में नहीं है, बहुत ज़्यादा वो वायलेंट है, स्ट्रगलिंग कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसको ये पिलाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो हम उसको डायरेक्टली इंट्रारूमिनली छोड़ सकते हैं। या फिर इसकी जगह हम जामुन सिरका जो आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर शिप गोट है या छोटे बछड़े हैं तो ऐसी कंडीशन में हम उसको 0.5 लीटर से 1 लीटर तक जो 5% विनेगर आता है या फिर जो एसिटिक एसिड होता है उसको आधे से 1 लीटर तक डायरेक्ट रूमेन में छोड़ सकते हैं। या अगर हमें उसको पिलाना है तो हम उसको सेम क्वांटिटी वाटर के साथ मिलाकर, अगर हम आधा लीटर विनेगर या एसिटिक एसिड लेते हैं तो उसको आधा लीटर पानी के साथ मिलाकर हम उसको पिला सकते हैं। अगर रूमेन में छोड़ना है तो हम उसको डाइल्यूट किए बिना डायरेक्टली भी रूमेन में छोड़ सकते हैं। तो इसके साथ साथ हमें जो कैल्शियम मैग्नीशियम प्रिपरेशन आता है जैसे कि मैफेक्स, तो उसको भी हमें आईवी लगाना होता है। और ये ट्रीटमेंट हमें बहुत बार क्या होता है कि लगभग आधे घंटे के बाद फिर रिलैप्स होता है पशु में और उसके पॉइजनिंग के सिम्टम दिखने लगते हैं। तो सेम ट्रीटमेंट हमें कैल्शियम हमें उस वक्त नहीं लगाना है, लेकिन जो विनेगर या 5% एसिटिक एसिड होता है तो उसको हमें एक बार और रिपीट करना होता है। तो इस तरह से अगर हम अर्ली ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, उसके जो लक्षण हैं वो दिखते ही हम उसका अगर ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं तो पशु के बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह से हम यूरिया पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं दूसरी पॉइजनिंग की, जो कि है लीड पॉइजनिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लीड पॉइजनिंग के सोर्सेस क्या क्या है, कहाँ से पशु में लीड पॉइजनिंग हो सकती है। तो लीड पॉइजनिंग जो है वो पशुओं में बहुत बार जो लीड होता है उसको पशु लिक करता है, यानी कि चाट लेता है, या फिर जो ऑयल पेंट्स होते हैं तो उसको अगर लीक करता है, या फिर अगर कहीं पर मेटल प्रोसेसिंग प्लांट है वहाँ पर जो एग्जॉस्ट निकलता है वहाँ से जो हार्वेज होता है वो उससे कॉन्टेमिनेटेड हो जाता है, या फिर जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होता है, जो गाड़ियाँ होती है उससे जो धूल निकलता है उसकी वजह से जो हार्वेज है वो कॉन्टेमिनेटेड हो जाता है, तो उसकी वजह से अगर उसको पशु खा लेता है तो भी लीड पॉइजनिंग हो जाती है। तो लीड पॉइजनिंग जो है वो एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक स्टेजेस में होती है। तो उसके 3 स्टेजेस होते हैं। तो हमें कौन से स्टेजेस में कैसे साइंस और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो जब एक्यूट लीड पॉइजनिंग होती है तो ऐसी कंडीशन में पशु में बेलोविंग होती है, यानी कि पशु जोर जोर से चिल्लाता है, उसके साथ साथ हेड प्रेसिंग करता है, मतलब कि किसी भी दीवार या किसी ऑब्जेक्ट को अपना जो सर है
वो सटा के रखता है, दबा के रखता है। उसमें सर्कलिंग मूवमेंट भी हमें देखने को मिलती है। इसके साथ-साथ उसमें ब्लाइंडनेस भी होता है, पशु अंधा हो जाता है। उसका जो गेट होता है वो स्टैगरिंग गेट होता है, इधर-उधर लड़खड़ा कर चलता है। इसके साथ-साथ उसमें मसल ट्रिमर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। पशु बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाता है और बेलोइंग करने लगता है। तो ये सारे लक्षण हमें उसमें देखने को मिलेंगे। इसके साथ-साथ पशु में कन्वल्जन्स भी होंगे, यानी कि पशु झटके देने लगेगा। तो ये एक्यूट लीड पॉइज़निंग के लक्षण होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सब एक्यूट लीड पॉइज़निंग में क्या लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। तो सब एक्यूट केसेस में एक तो कॉन्स्टिपेशन होगा, यानी कि पशु को गोबर करने में दिक्कत होगी। वो जो गोबर करेगा बहुत हार्ड होगा या फिर गोबर कर ही नहीं पाएगा। तो ये कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है, या तो फिर बिल्कुल इसके उल्टा उसमें हमें डायरिया देखने को मिल सकता है, और जो कोलिक होता है, जो एब्डोमिनल पेन होता है, वो भी हमें इसमें देखने को मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं कि जो क्रॉनिक लीड पॉइजनिंग होती है, तो उसमें हमें क्या-क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो क्रॉनिक लीड पॉइजनिंग में हमें सबसे जो अहम लक्षण देखने को मिलेगा, जो हमें डायग्नोसिस के लिए मदद करेगा, तो वो है कि ब्लूइश या ब्लैकिश कलर का उसके जो गम्स होते हैं, जो मसूड़े होते हैं, तो वो उसका डिस्कलरेशन हो जाएगा। वो ब्लूइश या ब्लैक कलर के हमें दिखाई देंगे। तो ये सबसे अहम लक्षण है हमें क्रॉनिक लीड पॉइजनिंग को डायग्नोसिस करने में। तो इसके साथ-साथ हमें और भी कई लक्षण देखने को मिलेंगे, जैसे कि पशु में एनीमिया होगा, यानी कि खून की कमी होगी। अगर हम उसके आँखों का या जो वजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, तो उसको अगर हम देखते हैं तो वो हमें एनीमिक यानी कि सफ़ेद कलर के नज़र आएँगे। इसके साथ-साथ अगर पशु प्रेग्नेंट है, तो उसमें एबॉर्शन भी होगा। और इसी के साथ-साथ पशु में लोकोमोटर डिस्टर्बेंस भी हमें देखने को मिलेगा। तो ये सारे लक्षण हमें क्रॉनिक लीड पॉइजनिंग में देखने को मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि लीड पॉइजनिंग क्या हमें एंटीडोट क्या देना है और बाकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट हमें उसमें क्या करनी है। तो लीड पॉइजनिंग में जो एंटीडोट यूज़ किया जाता है वो है कैल्शियम डाइसोडियम इडिटेट, या फिर जिसे हम कैल्शियम ईडीटीए भी कहते हैं। तो इसको हमें 110 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आईवी या सबकट रूट से लगाना है, और जो टोटल डोज होता है 110 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, तो उस टोटल डोज को हमें 2 डोज में डिवाइड करना होता है और 2 बार लगाना होता है। तो ऐसे कंटिन्यू हमें उसको 3 दिन ट्रीटमेंट देना है। इसके साथ-साथ हमें जो थायमिन का इंजेक्शन आता है, वो 2 टू 4 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से उसको भी हमें सबकट लगाना है। और साथ ही हमें जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है वो 400 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हमें उसको ओरली देना होता है एज ए परगेटिव के लिए। तो ये जो हुआ लीड पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट, लेकिन बहुत बार इसमें जो ट्रीटमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं होता है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।